वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो ये सेशन क्या है फ्रेंड्स, ये है क्विक रिवीजन का सेशन। ये रिवीजन तो नहीं कहेंगे, ओवरव्यू का है। मतलब कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आ रहा है, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, पेपर 3 जो होता है, पेपर 3 जो है हिस्ट्री का, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और उसमें मार्क्स भी कम मिल रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं प्राप्त करने के कारण मेंस से हाथ धो दिया। ठीक है, हाथ धो बैठे। और यदि आप एक क्रिस्प नोट्स अपने पास नहीं रखते हैं जिसको पढ़ के आप रिवाइज करके जा सकें, या कोई सा पोर्शन आपका नहीं छूट रहा हो, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे साथ क्या इशू है कि मैं कितने भी नोट्स बना लूँ, लेकिन जब तक मैं फाइनल में फिर से एक बार बुक नहीं देख के जाती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कोई सा एरिया तो नहीं छूट जा रहा है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी आदत होती है फ्रेंड्स, और आप लोगों के पास अपने सोर्स हैं, अपनी किताब है, तो जो भी किताब है एक बार देख लेते हैं। देखिए, दृष्टि क्विक बुक है, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हो सकता है आपके पास हो सकता है नहीं है, लेकिन जो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो सोर्स है आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। कुल मिला के सब जगह एक ही कंटेंट दिया होता है। तो आइए इसका जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स के एग्जाम, इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं ना, प्राचीन भारत वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ करिए ना करिए प्राचीन भारत करके जाना है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया भी आपको नहीं छोड़ना है। ये दोनों पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद अगर आपको मध्यकालीन वाला जो है थोड़ा अगर दिक्कत होती है उसमें, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें ना, जैसे कि लास्ट ईयर सूफी वाला आ चुका है ना, सूफी वाला आ चुका है। कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि लिखित स्रोत हैं, अलिखित हैं, स्रोत स्तंभों पे हैं, गुफाओं में हैं, पांडुलिपियाँ हैं, किस किस प्रकार से हम किसी भी इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ फेमस शासक हुए थे, उनके बारे में आप देख लीजिए। बाबर हो गए, अकबर हो गए, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा फेमस है, उन थोड़ा ऊटपटांग रही हैं उसके समय शासन नीतियाँ। सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन आ चुका है, तो मे बी कि भक्ति आंदोलन की प्रायोरिटी बन सकती है। ठीक है, मराठा साम्राज्य इस बार छूटा था दोस्तों। शिवाजी से लेकर के उसके जितने भी प्रेडिसेसर रहे हैं, मतलब और भी जो राजा रहे हैं, उनके बारे में मराठा साम्राज्य एक बार देख के जाइए। विजयनगर एम्पायर देख के जाइए, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये सब चीज़ें छूटी हुई थी, लास्ट ईयर नहीं आई हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को कवर कर लेना बुद्धिमानी होगी। सूफी वाला आ चुका है, तो भक्ति आंदोलन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा देखिए, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से हम हमेशा आते हैं। इस बार जो है धार्मिक आंदोलन देख लीजिए, बौद्ध हो गए, है ना, जैन हो गए, ये लास्ट ईयर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मे भी इस बार पूछा जा सकता है। ठीक, मौर्य साम्राज्य, अशोक के बारे में हमेशा आता है दोस्तों, अशोक के बारे में क्वेश्चंस, अशोक के बारे में हमेशा आता है। मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, अगर मौर्य का आ चुका है तो मौर्योत्तर पे थोड़ा फोकस करिए, है ना, मौर्य के बाद, मौर्य पीरियड के बाद की पीरियड पे फोकस करिए, गुप्त साम्राज्य पे फोकस करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। संगम काल, विजयनगर एम्पायर, है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पोर्शन आ चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी से आ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, दूसरे आयाम पूछ सकते हैं। मान लीजिए इस बार धार्मिक पूछा था, है ना, धार्मिक पूछा था, या सामाजिक पूछा था। देखिए, कभी भी सामाजिक इशू आता है ना, तो सामाजिक में क्या आ जाता है, महिलाओं से रिलेटेड आ जाता है, दास प्रथा से रिलेटेड आ जाता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में आ सकता है। ठीक है, आर्थिक अगर पूछता है, आर्थिक, तो आर्थिक में क्या क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, कृषि, फिर आपका व्यापार हो गया। ठीक है, राजस्व की क्या क्या पद्धतियाँ हैं, ये सब हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे हैंड, मतलब क्या बोलेंगे, हस्त, मतलब उस पे आधारित जो उद्योग होते हैं, एकदम से एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ना आप हर हर चीज़ों का, हर पीरियड का एनालिसिस करके जाइए। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने ये कर लिया होगा, होप सो कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, एक गिद्ध नज़र के हिसाब से रिवाइज करना है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उस पर इस तरीके की नज़र डालनी है कि वो आपको मतलब लास्ट टाइम में एक बार देख के चले जाइए, बस ऐसा। ठीक है, फिर देखिए आधुनिक भारत में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ें किसको नहीं छोड़ें वाली बात ही नहीं है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, तो नवीन कौन कौन, जैसे मैसूर हो गया, मैसूर एम्पायर उस समय हैदर अली वाला, टिपू सुल्तान वाला, है ना, हैदर टीपू वाला। ठीक है, तो मैसूर वाला रीजन पूरा था। फिर आपका हैदराबाद है ना। तो इस तरीके से कुछ दिए हुए हैं 4-5 स्टेट के बारे में, कौन कौन से नए राज्य आए, और उसका जो मेन शासक होगा या जिसने कुछ नया किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भारत में यूरोपियों का आगमन, आपको पता है कि यूरोपीय आगमन जो है
कैसे आए थे ये लोग? पुर्तगाली पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनमार्क आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये क्रम है इनका, ठीक है, ये क्रम है इनका। तो इस तरीके से वो लोग आए और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं अपने अपने अस्तित्व को लेकर के, है ना, अपने अपने अस्तित्व को लेकर के क्लैशेस हुए हैं। तो अंग्रेज़ हमेशा क्यों जीते? उनकी नौसेना अच्छी थी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, वो लोग कूटनीति जानते थे, ठीक है, सीधे साधे नहीं थे, वो लोग फूट डालो राजनीति करो वाला नीति जानते थे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गए दोस्तों, और हमको इनकी 200 वर्षों की गुलामी जो है झेलनी पड़ी, ठीक है। फिर देखिए अंग्रेज़ों की भारत विजय, भारत विजय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से ये व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने के साथ साथ फिर ये राजनीति में इंटरेस्टेड हो गए, और फिर हमारे पूरे सिस्टम को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ऐसे आपको एनालिटिकल भी आना चाहिए सोचने। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेज आए और क्या करके गए, तो भाई कारण क्या थी, परिस्थिति क्या थी आपकी, आपने क्यों घुसने दिया तो फैलने क्यों दिया? हमारे में खुद में एकता नहीं थी, है ना। हम एक दूसरे से लड़ने के लिए अंग्रेज के पास चले जाते थे कि हमको भाई सेना का सहयोग दे दो, हमको कूटनीतिक सहयोग दे दो, ठीक है। तो हमारी भी कमियां थी जिसका लाभ इन्होंने उठाया। फिर भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति क्या क्या थी, कैसे ये हमारा पूरा कृषि चौपट कर दिए, रेवेन्यू सिस्टम को ये पूरा चौपट कर दिए, बहुत सारा टैक्स लगाना, और ज़मीन से सिर्फ इनको टैक्स चाहिए था, और उसके ज़मीन के मतलब मृदा की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। जो सिस्टम होता है कर का, टैक्स वसूलने का, उसको ज़्यादा अच्छे से सुधारने के लिए हालांकि चलाया बहुत सारा, जैसे रैयत वाली, महालवारी, ज़मींदारी प्रथा, ये सारी चीज़ें चलाई थी। तो उसके बाद भी बहुत अच्छा कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाया। 1857 का विद्रोह हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। इवन इसमें क्रम भी पुराना चाहिए, है ना। फिर प्रमुख भारतीय विद्रोह कौन कौन से हुए हैं, है ना। इसमें ये इस बात अच्छे से करके चाहिए कि जनजातीय विद्रोह कर लीजिए और किसान आंदोलन कर लीजिए, ये आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया है। तो जनजातियों का विद्रोह कौन कौन से हुआ और कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। फिर देखिए अब ब्रिटिश समाज आ गया है, तो हमारे देश में क्या है, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन चलना था। तो सुधार आंदोलन हमेशा से प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा है, और अभी के लिए भी, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, फिर दयानंद सरस्वती का जो एंग्लो वैदिक वाला था, वेद की ओर लौटो हो गया, और भी बहुत सारे जो है सिस्टम संस्थाएं जो है बनी हैं। इसको एक नज़र आपको देख लेना है, एक नज़र बस आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा ये, ठीक। फिर राजनीतिक चेतना का विकास, फिर हमारे अंदर भी हमको लगा कि अरे यार अंग्रेज तो हमें लूट रहे हैं, हमारे सारे धन को लेके पूरा अपने विदेश लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया था, दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था, अपना दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है। तो ये दिया था, यहाँ से हमारी राजनीतिक चेतना का विकास होता है, और हम नया नया अपनी भी जो है संस्थाएं खोलते जाते हैं, जिससे फाइनली जो है हमें कांग्रेस का गठन दिखता है ना। तो कांग्रेस स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं पढ़नी है, फिर कांग्रेस को पूरा पढ़ना है। इसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने क्या किया, कौन सी नीति लाई, ठीक है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में संवैधानिक विकास, मतलब कि जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला पढ़ते हैं, 1909 वाला, 1919 वाला, फिर लास्ट में 1935 तक, इस प्रकार से चले जाते हैं। ये पूरा संवैधानिक क्रम जो है यहाँ हिस्ट्री में भी पढ़ना है, पॉलिटी में भी पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, आपको एंशियंट से स्टार्ट करना है दोस्तों, प्राचीन काल से स्टार्ट करना है, पढ़ते जाना है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या पहनते ओढ़ते थे, कैसा उनका व्यापार चलता था, कृषि चलता था। फिर अगर न्याय व्यवस्था थी तो राजा क्या करता था, कैसे टैक्स वसूलता था, इस तरीके से लेकर के फिर धार्मिक सामाजिक, फिर समाज में क्या स्थिति थी, धार्मिक क्या स्थिति थी, सारे राजाओं के अनुक्रम में पढ़ते जाने हैं कि मौर्य डायनेस्टी में क्या हुआ, फिर मौर्योत्तर डायनेस्टी में कौन आया। गुप्त साम्राज्य हमको पता है कि थोड़ा सा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, है ना। तो उस समय देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर बनते हैं, है ना, थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाता है, मतलब कल्चर पे ध्यान दिया जाता है, साहित्य पे ध्यान दिया जाता है, औषधि वगैरह में हम लोग, जैसे चरक का था, है ना, तो ये सब चीज़ों में हम आगे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे करके जाना, जिसकी जो प्रमुख विशेषता है ना, आपका मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर पीरियड और गुप्त पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी, इसको तो गोल्डन एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज, है ना। इस समय ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हैं, साहित्य का विकास हुआ, आपका मूर्ति कला का हो गया, मंदिर कला का हो गया,
ठीक है, और हर चीज़ धर्म दर्शन हर क्षेत्र में यहाँ पे कार्य हुआ है। तो ये चीज़ आपको करना है। संगम डायनेस्टी क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड इस बार आ सकता है, इसको करके जाना है। ठीक, तो ये एंशियंट आप कर लीजिए। फिर मिडिल वाले में थोड़ा सा अच्छे अच्छे शासकों के बारे में, उनके समय क्या क्या नीति रही। इवन शेरशाह सूरी हमेशा छूट जाते हैं, तो शेरशाह सूरी का जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए थे और बहुत ना मॉडर्न ख्यालात के थे शेरशाह सूरी। तो ना मतलब उन्होंने बहुत चीज़ों को पुराने तरीके से भी फॉलो किया और नया नए भी अपने जो सराय वगैरह बनाए, लोगों की हेल्प करते थे और बहुत कम समय इनको मिला देखिए, लेकिन इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। तो थोड़ा कहानी जैसा थोड़ा इंटरेस्ट बना के करिए, और फिर मॉडर्न इंडिया में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट का सेशन मैंने इसलिए रखा कि एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें संभावना भी आपकी बरकरार है और आप अच्छा लिख के आइएगा। ठीक है, कुछ कुछ चार्ट्स होते हैं, जैसे फ्रेंड्स ये देखिए अभिलेख वाले हैं ना, अभिलेख शासक विषय, किस विषय में कौन से अभिलेख लिखे गए हैं। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आ गया एहोल अभिलेख, है ना, तो एहोल अभिलेख आपको पता होना चाहिए कि पुलकेशिन द्वितीय का है और उसमें क्या क्या विवरण है। इस तरीके से नासिक अभिलेख है, हाथी गुम्फा के अभिलेख हैं, है ना। अगर आपको आ ही गया कि आप हिस्ट्री को किस प्रकार से जानते हैं, तो भी आप बता सकते हैं कि भाई अभिलेख वगैरह हैं, उनके माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, है ना, जान सकते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छा सा चार्ट दिया भी हुआ है कि आप अभिलेख को इस सिक्कों से जान सकते हैं, अभिलेख से जान सकते हैं, इतिहास को, है ना, मूर्तियों से, चित्रकला से, मोहरों से, फिर धार्मिक साहित्यों से जान सकते हैं, बौद्ध जैन ये सब साहित्य थे उस टाइम के, है ना। महाकाव्य थे, देखिए महाकाव्य हैं, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, वेदांग हैं, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं फ्रेंड्स। फिर महापाषाण काल तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता ही है, और प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और बस ऐसे पलटते जाना है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि देखिए अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता आता है तो ये वाला डायग्राम आपको बना के ही आना है कि इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का क्या क्या, कौन कौन सी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है आपका देखिए मांडा से लेकर के नीचे दायमाबाद तक, इधर आलमगीरपुर से लेकर इधर सुतकांडेर तक। तो ये वाला मैप मतलब आप नहीं बनाएंगे तो आंसर क्या है आपका, अधूरा सा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। फिर उसकी नगर योजना क्या थी, नगर किस प्रकार से थे। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में देखिए वैदिक सभ्यता में भी उसका पूरा भौगोलिक विस्तार दिया हुआ है, नदियों का क्षेत्र है ना। एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं है ये, शायद मतलब एक एक पेज करके बताया है, ऐड करने के लिए था ये। ठीक है, लेकिन हमको ये आइडिया हो गया है इंडेक्स देख करके कि हमको कौन से एरियाज़ को कवर करना है। और थोड़ा सा PYQ वाली बुक खोल के देखिए, आपका इतिहास बिल्कुल से अच्छे से कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, और किस तरीके का अप्रोच आपको रखना चाहिए ऐसे। और देखिए फ्रेंड्स, हम ना TMT सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। TMT मतलब कि 3 मिनट टाइमिंग सीरीज़। तो 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट का कुछ रहेगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बस एट ए ग्लैंस देख लीजिए और वो आपके महत्वपूर्ण हो सकता है मेंस के लिहाज से। हो सकता है उसमें किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हो, या फिर कुछ पॉइंट्स हो, या फिर कुछ ट्रिक्स हो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको स्टार्ट करने का, और आप लोग अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।